मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आज हम लोग यूजीसी नेट होम साइंस के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कौन से पोर्शन से होंगे, हमारे हाउसिंग एंड डिजाइनिंग वाले पोर्शन से होंगे, जो कि हमारे यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। ये क्वेश्चन लिया गया है नक्शा से, मतलब जो मैप वाला पोर्शन है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। एलिवेट, इसका मतलब क्या है? चित्रात्मक दृश्य। चित्रात्मक दृश्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो एलिवेटेड नक्शा, क्रॉस सेक्शनल नक्शा, 3 आयामी नक्शा, भूतापीय 2 आयामी नक्शा, प्रोस्पेक्टिव नक्शा। इसमें से देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। ठीक है, तो किसे कहते हैं? एलिवेटेड नक्शा क्या होता है? ये जब हम घर का बाह्य रूप तैयार कर लेते हैं पूरा पेपर पे, तो उसको जब हम दिखाते हैं, कुछ भी चेंज कराना होता है, तो इस रूप में एलिवेटेड नक्शे में चेंज होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्रॉस सेक्शनल, इसमें क्या करते हैं? क्रॉस सेक्शनल में हमें कितनी मोटी दीवार रखनी है, कितनी नींव रखनी है, उसमें जो मटेरियल रखने हैं वो कितने डालने, कितनी बालू, कितनी सीमेंट, कितनी सरिया, ये सारी चीजें कितनी मात्रा में ऐड करनी, यानी कि हमारी बिल्डिंग को पक्का करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो भी चीजें इंक्लूड करनी होती है उसकी और उसका जो भी मेजरमेंट होता है उसको हम क्रॉस सेक्शनल में बताते हैं। ठीक है, अब 3 आयामी, ये क्या होता है? 3 आयामी में ये 3 डायमेंशियल होता है। इसको कहते हैं, इसको प्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं। ये प्रोस्पेक्टिव भी कहा जाता है। मतलब कि ये क्या होता है? इसमें 3 चीजें देखी जाती है: मकान की लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ठीक, ये 3 आयामी होता है और इसी को एक तरीके से मकान का चित्रात्मक दृश्य भी कहते हैं, यानी कि उसकी फोटोग्राफी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मकान की फोटोग्राफी या चित्रात्मक दृश्य कहते हैं। ठीक, तो प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य क्या कहलाता है? 3 आयामी नक्शा, यानी कि ट्रायड प्लान कहलाता है। इसको ट्रायड प्लान कहते हैं। ठीक, और ये क्या होता है? भूतापीय 2 आयामी नक्शा, प्रोस्पेक्टिव नक्शा। भूतापीय वो होता है, ये इसे लैंडस्केप कहते हैं। लैंडस्केप प्लान, इसमें क्या होता है? जो मकान के चारों ओर, जैसे ये मकान है, ये हमारा मकान है, तो इसके चारों ओर जो हमने जो सर्कल, जो जगह छोड़ रखी है अपनी, जो है बागवानी करने के लिए, फ्लावर लगाने के लिए, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लगाने के लिए, जो भी हम जगह छोड़ते हैं इसमें फूल वूल लगाने के लिए, उसको हम लैंडस्केप नक्शा कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा? चित्रात्मक दृश्य क्या कह रहा था? एलिवेटेड नक्शा नहीं होगा, क्रॉस सेक्शनल नहीं होगा, होगा कौन सा? 3 आयामी नक्शा, जो कि किसको बताता है? मकान की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को बताता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर सही है? सी, 3 आयामी नक्शा, यानी कि इसी को हम ट्रायड प्लान भी कहते हैं इंग्लिश में, इसी को हम पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? फोटोग्राफी, यानी कि चित्रात्मक दृश्य। क्या नापता है ये? लंबाई, चौड़ाई और गहराई को दिखाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से गैर ज्वलनशील भवन सामग्री का चयन कीजिए। गैर ज्वलनशील भवन सामग्री, यानी कि जिनको यूज करने पर बिल्डिंग में जल्दी आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम लोग यूज करके गैर ज्वलनशील सामग्री, कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं?
उसके लिए पहले देखते हैं कार्डबोर्ड। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? कार्डबोर्ड है, ब्रिक है, एस्बेस्टस है, टिम्बर है, मेटल है। तो इनमें से कौन कौन से? कार्डबोर्ड होगा? नहीं, जो दफ्ती होती है वो तो वैसे भी कार्डबोर्ड क्या होती है, जो एक दफ्ती होती है उसे कार्डबोर्ड कहते हैं, तो वो ज्वलनशील होती है, तो ज्वलनशील में आ जाएगी, तो इसी वजह से कार्डबोर्ड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर टिम्बर, टिम्बर क्या होती है? टिम्बर लकड़ी, टिम्बर यानी कि लकड़ी, तो लकड़ी भी जल्दी आग पकड़ लेती है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। फिर क्या आता है? मेटल, मेटल यानी कि धातु, तो धातु जल्दी से आग नहीं पकड़ती है। फिर ब्रिक, ब्रिक में भी आग नहीं लगती है। एस्बेस्टस तो वैसे भी गैर ज्वलनशील होता है, एस्बेस्टस धातु ये तो वैसे भी जो है फायर प्रूफ के लिए यूज की जाती है। तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे सही? बी, डी, ई। अब देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में आ रहा है बी, डी, ई, किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में ही देखने मिल गया, बी, डी और ई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बी, डी, ई, यानी कि ब्रिक, एस्बेस्टस और मेटल, ये तीनों कौन सी धातु, ये कौन सी सामग्रियां? ये सब गैर ज्वलनशील सामग्रियां हैं जो कि भवन को जलने से रोकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 से सूची 2 पर आना है। अब देख लेते क्या, एकांतता, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एकांतता, कमरों का समूह, लचीलापन, हवादार। अब इधर के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आवास वाले चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। दरवाजों की खिड़कियां और की योजना, खिड़कियों की योजना, कमरों का सही समूहीकरण, वह कमरे साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हो, एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग करना। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक तरीके से ये किसको कहेंगे? लचीलापन। ठीक, लचीलापन, लचीलापन क्या, ये क्या दर्शाता है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या दर्शाता है? मतलब हम किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, कई तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब कोई एक चीज फिक्स नहीं है कि हमको अगर एक रूम ड्राइंग रूम के लिए यूज करना है तो ड्राइंग रूम के लिए ही यूज कर सकते हैं, किचन है तो किचन के लिए ही यूज कर सकते हैं। बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फंक्शन वगैरह पड़ रहा है, तो हम एक रूम को दूसरे रूम में मोल्ड करके यूज कर सकते हैं, यानी कि उसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि ड्राइंग रूम को बेडरूम या स्टडी रूम में मोल्ड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा? लचीलापन। सबसे इजी से लेते हैं लचीलापन। लचीलापन का क्या होगा? इसको एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग करना, यानी कि सी का क्या हो गया? 4। अब देखते हैं सी का 4 किसमें मिल रहा है? सी का 4 इसमें मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन में। नेट के क्वेश्चन देखिए कुछ ट्रिक से यूज होते हैं, सॉल्व होते हैं। उसमें जब आपको पूछना समझ में आ रहा हो या आपको सबसे जल्दी मेथड यूज करना हो, तो उसमें आप सबसे पहले सबसे इजी और सबसे सटीक चीज को आपको ढूंढना चाहिए, ऑप्शन को, कि कौन सा सही जा रहा है। अगर वो मिल जाता है तो उसको पकड़ के फिर आप सारे ऑप्शंस को सही देख करके सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट भी होता है, बट आपको देखने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हाँ सारे ऑप्शन भी मैच कर रहे हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा? इसमें देखिए ए का 2 बता रहा, तो ए का 2 कौन सा? एकांतता, कमरे का सही समूहीकरण। एकांतता क्या बताता है? कमरे का सही समूहीकरण। तो मतलब क्या है? प्राइवेसी। अगर कमरों की ग्रुपिंग अलग अलग चीजें, जैसे बेडरूम एक तरफ हो और कहते हैं वॉशरूम और ये सारी चीजें, बाथरूम वगैरह, ये सब एक तरफ हो, सारे बरामदा, किचन, लॉबी, ये सारी चीजें एक तरफ हो, तो चीजें क्या होती है? प्राइवेसी बनी रहती है कमरों में। एक कमरे से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में किसी भी दूसरी जगह को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो एकांतता, कमरों का सही समूहीकरण। अब कमरों का समूह, कमरों का समूह, वह कमरे साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हों। बी का क्या आ रहा है? 3, यानी कि वह कमरों का समूहीकरण क्या कहलाएगा? वह कमरे साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हों। संबंधित क्रियाओं से जैसे किचन हुआ, डाइनिंग रूम हुआ और बरामदा हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो इन सबका काम एक दूसरे से मिला जुला होता है। ठीक है, तो
इसका मतलब यही हुआ कि एक जैसे कमरे एक साथ रखने, जैसे बेडरूम सारे हैं तो वो एक साथ रखे जाएं, किचन रूम हुआ, डाइनिंग रूम हुआ, बरामदा हुआ, स्टोर रूम हुआ, ये सब चीजें पर्पस एक ही जगह एक काम के लिए यूज किए जाते, मतलब मिलते जुलते काम इन सब में होते हैं, तो इनको एक साथ रखना। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, कमरे का समूह वह कमरे एक साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हों। फिर नेक्स्ट क्या है, लचीलापन, इसका तो हो ही गया। लचीलापन का क्या है, एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग करना। ठीक, फिर आता है हवादार। हवादार के लिए क्या, वेंटिलेशन। हवादार का मतलब क्या, वेंटिलेशन, यानी कि कमरों में हवा की क्रॉसिंग, शुद्ध वायु का आना और अशुद्ध वायु का जाना, ये वेंटिलेशन यानी कि हवा को बताता है। तो हवादार में क्या होगा, इसके लिए किसकी जरूरत होगी, हवा आने जाने के लिए दरवाजों की, खिड़कियों की योजना, यानी कि हवा के लिए सही सही योजना किसकी जरूरत है, दरवाजों खिड़कियों की योजना की जरूरत होगी। तो कौन सा, डी का 1, कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसके अकॉर्डिंग, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पिरामिड उदाहरण है। प्राचीन पिरामिड यानी कि इजिप्ट की पिरामिड, ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, कौन, यानी कि ये किस डिजाइन का, संरचनात्मक डिजाइन का, अलंकारिक डिजाइन का, टेक्सचर डिजाइन का, रुचिकर डिजाइन का, किसका उदाहरण है। तो संरचनात्मक डिजाइन, किसी भी संरचनात्मक डिजाइन क्या होती है, किसी भी डिजाइन का बेस होती है, यानी कि किसी भी डिजाइन को आधार देती है, यानी कि डिजाइन का क्या होती है, किसी भी डिजाइन का आधार होती है, किसी भी डिजाइन का आधार होती है। और ये क्या होती है, मौलिक होती है। जैसे कि हम कोई कुर्ता बना रहे हैं तो उसके लिए जब हम उसको पूरा प्रॉपर एक तरीके से डिजाइन करेंगे, उसको जब हम बनाएंगे तो ये उसकी संरचना हो गई। ठीक, ये उसकी संरचना हमने एक डिजाइन करी, तो ये हो गई संरचनात्मक डिजाइन कि हमने उसको बनाया, ये बेस है। ठीक, अब अलंकारिक डिजाइन क्या होगी, अलंकारिक डिजाइन यानी कि उसमें सजावटी डिजाइन करना, उसके ऊपर हम जो भी चीजें सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, जैसे कि बटन लगाना, इसमें बटन लगा दिए, इसमें झालर लगा दी, तो ये सब क्या हो गया, ये डेकोरेटिव डिजाइन यानी कि अलंकारिक डिजाइन में आएगा, क्यों, जो कि क्या करता है, किस पे आधारित होता है, ये संरचनात्मक डिजाइन पे आधारित होता है। बिना संरचनात्मक डिजाइन के अलंकारिक डिजाइन नहीं की जा सकती है। तो अलंकारिक डिजाइन, टेक्सचर डिजाइन यानी कि ये किसी भी चीज के ये पोत को बताता है, यानी कि टेक्सचर छूने में कैसी है, कैसी फीलिंग आ रही है, टच करने में टचेबल गुण को बताता है। ठीक है, फिर रुचिकर डिजाइन यानी कि इंसान की रुचि के अनुसार डिजाइन, तो कौन सी होगी, प्राचीन पिरामिड किसका उदाहरण होगी, ये डेकोरेटिव में आ रही है, नहीं, टेक्सचर्ड में आ रहा है, नहीं, क्योंकि पिरामिड क्या है, पिरामिड एक संरचना है। ठीक, रुचिकर में नहीं, तो ये कौन से डिजाइन में आएगा, ये संरचनात्मक डिजाइन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिजाइन प्रक्रिया का निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कौन सी डिजाइन प्रक्रिया, ठीक है, डिजाइन प्रक्रिया। अब इसमें क्या होता है, डिजाइन प्रक्रिया का क्रम, तो डिजाइन में पहले हम जब डिजाइन बनाने जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, डिजाइन का विकास, योजनाबद्ध डिजाइन, प्रोग्रामिंग, निर्माण संचालन, कंस्ट्रक्शन, निर्माण प्रलेखन। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन है। तो जब हम कोई भी डिजाइन निर्माण करने जाते हैं, कोई भी चीज बनाने जाते हैं, कोई भी एक बेसिक सा कुछ भी आप स्टार्ट करने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने माइंड में प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि उसकी एक प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज के थ्रू करना है, ये सारी चीजें आप अपने ही माइंड में एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले आएगा प्रोग्रामिंग। ठीक, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा, प्रोग्रामिंग आएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में सबसे पहले
प्रोग्रामिंग है, यानी कि कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करने जाते हैं तो उसको पहले अपने माइंड में एक प्लान बनाते हैं, उसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग, यानी कि हमें कैसे कैसे क्या क्या कौन से काम करने हैं, किसके थ्रू करने हैं, ठीक है, किस लिए करने, ये सारी चीजें जब हम अपने माइंड में एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसी को हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो कोई भी डिजाइन स्टार्ट करने जाते हैं, कोई भी काम चाहे हम स्टार्ट करने जाए, उसके लिए सबसे पहले हम अपने माइंड में ही एक प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा आ जाएगा, प्रोग्रामिंग करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में जा रहा है प्रोग्रामिंग, देखिए सबसे पहले किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले है, इसमें डी है, तो ये ऑप्शन कट गया। यूजीसी नेट का फर्स्ट रूल है कि आप जितना जल्दी हो सके ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, ठीक है। जितनी जल्दी आप एलिमिनेट करेंगे उतनी जल्दी आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, इससे कंफ्यूजन भी कम होती है। उसके बाद कौन सा आ रहा है, इसमें देखिए बी वाले में देखिए पहले ए है, पहले ए डिजाइन का विकास, ये नहीं होगा तो ये भी कट गया। तो अब हमारे पास इसमें किसमें सी है, इसमें सी है और इसमें सी, यानी कि सी में और डी में दोनों में सी है पहले, यानी कि प्रोग्रामिंग किसमें है, इस सी में और डी में। अब देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के बाद क्या होगा, प्रोग्रामिंग के बाद क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपने माइंड में प्रोग्राम बनाया है तो अब हम उसका डिजाइन तैयार करेंगे किसी पेपर पे, अब हम उसका डिजाइन तैयार करेंगे, यानी कि कौन सा, और इसमें डिजाइन तैयार करने वाला मतलब डिजाइन बनाने के लिए जो प्लानिंग की है उसको डिजाइन करने के लिए कौन सा ऑप्शन देखिए सही जा रहा है, योजनाबद्ध डिजाइन, निर्माण संचालन, निर्माण प्रलेखन या डिजाइन विकास। तो कौन सा जाएगा, योजनाबद्ध डिजाइन, कौन सा जाएगा, योजनाबद्ध डिजाइन, ठीक, ये दूसरा हो गया। अब देख लेते हैं कि किसमें जो है हमारा ये सेकंड वाला स्टेप जा रहा है, इसमें सी वाले में है, सी वाले में डी, यानी कि निर्माण संचालन। निर्माण संचालन जब तक डिजाइन नहीं बनेगी तब तक निर्माण संचालन का काम हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसमें सी के बाद डी है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। बचा हमारे पास कौन सा, डी वाला ऑप्शन। इसमें सी के बाद क्या है, सी के बाद क्या है, बी, यानी कि निर्माण योजनाबद्ध डिजाइन बनाना। किसी भी डिजाइन को हम योजनाबद्ध तरीके से जब उसको हम बनाने लगते हैं किसी पेपर पे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, बी के बाद ए है, यानी कि अब जो डिजाइन बनाई है उसका हम क्या करेंगे, जो डिजाइन हमने बनाना स्टार्ट किया है उसको हम डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसको हम विकास करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्या आ जाएगा फिर, डिजाइन विकास, ठीक, फिर क्या आ जाएगा, डिजाइन विकास। अब जब डिजाइन हमने जो उसको और भी ज्यादा बढ़ा लिया, उसको और ज्यादा विकसित कर लिया है, तो अब उसके बाद हम कौन सा स्टेप यूज करेंगे, उसके बाद देखिए क्या है, बी ए के बाद बी, ए के बाद ई, उसके बाद क्या, निर्माण प्रलेखन, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब क्या है, जो हमने डिजाइन बनाई है अब उसके अकॉर्डिंग हम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें यूज होनी है, कैसे यूज होनी है, इन सब चीजों का एक पेपर वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसको हम निर्माण प्रलेखन कहेंगे, यानी कि उसको एक कागजी तौर पे लिखित रूप में उसके प्रमाण रखना, इसको क्या कहेंगे, निर्माण प्रलेखन। निर्माण प्रलेखन। फिर लास्ट क्या आ जाएगा, अब जब सब कुछ हो गया है, हमने प्रोग्रामिंग कर ली, हमने डिजाइन बना ली, हमने उस डिजाइन को डेवलप भी कर दिया, विकसित भी कर दिया, अब हमने उस डिजाइन का जो है डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लिए हैं, तो अब उसके बाद हम लास्ट स्टेप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम उसको क्या करेंगे, निर्माण संचालन, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक। क्या करेंगे, निर्माण संचालन। क्या करेंगे, निर्माण संचालन, ठीक। तो ये हमारे डिजाइन को विकसित करने के डिजाइन प्रक्रिया के सारे ये चरण हो गए, प्रोग्रामिंग, योजनाबद्ध डिजाइन, डिजाइन विकास, निर्माण प्रलेखन और निर्माण संचालन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
किसमें आंसर मिला हमारा? डी में, ठीक है, जिसमें CBAED, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग वर्ण है? तटस्थ मतलब न्यूट्रल कलर्स, न्यूट्रल कलर्स, न्यूट्रल कलर्स मतलब कि जिनमें कोई कलर नहीं होता है, उनको हम न्यूट्रल कलर्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल कलर्स यानी कि जिनमें कोई कलर नहीं होता। तो कौन सा कलर है जिसमें कोई कलर यानी कि कोई रंग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है? काला। क्या काले में कोई वर्ण होता है? नहीं। हरा, हरे में वर्ण होता है ना, तो हरा वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि ये कलर है। फिर रेड है, रेड में, लाल में, ये भी एक कलर है, इसमें भी कलर होता है, लाल कलर होता है, तो ये भी कट गया। बचा क्या? काला और सफेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 और 4। अब 1 और 4 देखते हैं किसमें है। वन और 4 इसमें होगा, सॉरी इसमें होगा, ये गलत है, ठीक। तो कौन सा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि हमारा कौन सा? काला और सफेद, ये कौन से कलर होते हैं? ये दोनों न्यूट्रल कलर्स यानी कि तटस्थ रंग होते हैं जिनमें कोई रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ इज राइट ड्यू टू ऑप्शन, ड्यू टू रीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रांग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम बताते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम कौन सी होती है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो प्रांग ने 2 टाइप्स की स्कीम दी थी, 2 तरीके की स्कीम दी थी। एक दी थी सिमिलर कलर स्कीम, सिमिलर, और एक दी थी कंट्रास्ट, कंट्रास्ट कलर स्कीम, ठीक। प्रांग ने 2 तरीके की स्कीम दी थी, एक सिमिलर कलर स्कीम और एक कंट्रास्ट। सिमिलर में उन्होंने 2 दी, जिसमें एक था मोनोक्रोमैटिक, और कौन सा था? एनालॉगस, ठीक। सिमिलर में क्या? एक ही रंग का यूज किया जाता है, जो कि सिमिलर में आ जाता है, जो कि एक ही कलर का यूज करते हैं। कंट्रास्ट में क्या करते हैं? हम 2 रंगों का यूज करते हैं, यानी कि आमने सामने के 2 रंगों का। इसमें कौन कौन से आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, फिर डबल कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, फिर स्प्लिट, स्प्लिट आता है, फिर ट्रायड आता है। ये कंट्रास्ट में आते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? रंग चक्र में, कलर व्हील में आमने सामने के कलर लिए जाते हैं, जैसे कि आमने सामने से इसमें रेड, ब्लू और येलो, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या? ब्लू और रेड, वायलेट, ऑरेंज, और ये यहाँ हो गया ग्रीन। आमने सामने के, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? आमने सामने के कलर लिए जाते हैं, कलर व्हील में स्थित यानी कि रंग चक्र में स्थित कोई भी आमने सामने के कलर जो बिल्कुल सीधाई पे बैठते हैं उनको लिया जाता है। तो उसमें जैसे रेड और ग्रीन बिल्कुल सीधाई पे आ रहा है, तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, यानी कि ये कंट्रास्ट कलर है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री तो कौन सा हमारा सही होगा? पहले तो लाल हरा होगा, लाल हरा क्या होगा? होगा। उसके बाद कौन सा है? तो देखते पहले ऑप्शन नंबर 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट किया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? कट गया, ठीक है। उसके बाद लाल और नीला, लाल और नीला देखते हैं क्या ये आमने सामने पड़ रहे हैं? लाल और नीला क्या आमने सामने पड़ रहे हैं? नहीं, तो ये कट गया, ये नहीं होगा, ये आमने सामने नहीं पड़ रहा है।
फिर नीला और संतरी यानी कि ब्लू और ऑरेंज। ब्लू और ऑरेंज, ये देखिए ये बिल्कुल सीधाई पे पड़ रहे हैं, ब्लू और ऑरेंज बिल्कुल सीधाई पे पड़ रहे हैं, तो ये वाला होगा। ठीक, उसके बाद कौन सा होगा? पीला और बैगनी। फिर पीला और येलो एंड वॉयलेट, यानी कि पीला और बैगनी ये दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल सीधाई पे पड़ रहे हैं, तो कौन सा होगा? पीला और बैगनी भी। तो कौन सा ऑप्शन देखिए किसमें सही है? 2, 3 एंड 4 किसमें जा रहा है? 2, 3 एंड 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। तो किसमें सही जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 2, 3 और 4 लाल, हरा, नीला, संतरी और पीला, बैगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? सही अनुक्रम बताइए। तो रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? देखते हैं पहले। द्वितीय, प्राथमिक, मध्यवर्ती, तृतीय। तो कोई भी चीज जब बांटी जाती तो उसका शुरुआत द्वितीय से नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, युग्म, प्राथमिक, मध्यवर्ती, चतुर्थक, तृतीय, ये भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक या गौड़, मध्यवर्ती या तृतीयक, उसके बाद तृतीयक, चतुर्थक। फिर क्या है? युग्म, द्वितीयक, गौड़, मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थक। तो रंगों को बांटा गया है कितने में? रंग पहले प्राथमिक रंग, फिर द्वितीयक रंग, फिर मध्यवर्ती, फिर कौन से आते हैं? तृतीयक रंग, फिर चतुर्थक। प्राथमिक को क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर्स, द्वितीय को क्या कहते हैं? सेकेंडरी कलर्स। और मध्यवर्ती को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। कलर्स। तृतीय को टेरिटरी कलर्स। चतुर्थक को क्वार्टरनरी। ये इतने भागों में रंगों को विभाजित किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और ये विभाजित किसने किया है? प्रांग के द्वारा ये विभाजित किया गया है। प्राथमिक कलर यानी कि प्राइमरी कलर्स, द्वितीय कलर यानी कि सेकेंडरी कलर्स, मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट कलर्स, फिर तृतीय कलर यानी कि टेरिटरी कलर्स, चतुर्थक यानी कि क्वार्टरनरी कलर्स। तो प्राथमिक कलर कौन से होते हैं? जो कि रेड, ब्लू और येलो, ये प्राथमिक कलर होते हैं। द्वितीय कौन से होते हैं? जो इन दो प्राथमिक रंगों के मिलाने से बनते हैं, उन्हें द्वितीय कलर कहते हैं। तृतीय कौन से होते हैं? तृतीयक में एक प्राथमिक लेते हैं और एक द्वितीयक लेते हैं, इन दोनों कलर्स के मिलाने के से जो रंग बनता है उसको हम मध्यवर्ती रंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद तृतीयक किसे कहते हैं? तृतीयक में दो मध्यवर्ती रंगों को लेकर के एक तृतीयक रंग बनाया जाता है। चतुर्थक रंग किसे कहते हैं? चतुर्थक रंग में क्या करते हैं? दो तृतीयक, एक तृतीयक लेंगे प्लस दूसरा तृतीयक लेंगे, उन दोनों रंगों को मिला करके चतुर्थक रंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालॉगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश करती है। तो एनालॉगस कौन सी थी, सिमिलर में प्रांत द्वारा जो सिमिलर स्कीम दी गई थी, सिमिलर कलर स्कीम दी गई थी जो कि समीपवर्ती रंगों को बताती है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें एक मोनोक्रोमेटिक था, और दूसरा क्या था, दूसरा एनालॉगस था। ठीक, मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, इसमें एक ही कलर के डार्क से लाइट शेड और लाइट से डार्क शेड को लेते हैं। जैसे कि हमने रेड ले लिया है तो अब उसका लाइट कलर तक, डार्क से लाइट तक उसका जो भी शेड होगा पिंक तक या व्हाइटिश पिंक तक, वहां तक के कलर को लेंगे मोनोक्रोमेटिक में। बट जो एनालॉगस होता है, एनालॉगस में क्या होता है, रंग चक्र में स्थित एक रंग, कोई भी एक रंग लिया, अब उसके अगल बगल जो भी कलर होंगे उसको हम लेते हैं, यानी कि अगल बगल समीपवर्ती रंगों को लेते हैं। ठीक है, इसको संबद्ध रंग योजना कहते हैं। सिमिलर कलर स्कीम को हिंदी में संबद्ध रंग योजना कहते हैं। ठीक, और मोनोक्रोमेटिक को एक रंगी योजना हिंदी में, एनालॉगस को समीपवर्ती रंग योजना, यानी कि एक रंग के अगल बगल के रंगों को लेना ही क्या है, एनालॉगस रंग योजना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, 2 या 3 रंग आसपास वाले रंग। ठीक, दूसरा क्या है, 2 विपरीत रंग, त्रिकोण बनाते 3 रंग, रंग चक्र का आधा। तो कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 2 या 3 आसपास वाले रंगों को एनालॉगस रंग योजना में लेते हैं। 2 विपरीत रंग वालों को नहीं लेंगे, त्रिकोण वालों को नहीं लेते हैं, रंग चक्र का आधा नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की किरणों की गर्माहट शाम के वक्त फायदेमंद होती है। तो और रीजन क्या कह रहा है हमारा, सायकालीन वायु में आर्द्रता होती है जो गर्मी का अवशोषण कर लेती है और प्रकाश को आने नहीं देती है। तो क्या ये अभिकथन और कारण दोनों सही है? बताइए, क्या सूर्य की किरणें शाम के वक्त फायदेमंद होती हैं? नहीं, सूर्य की किरणें हमें हमेशा कहते हैं कि उगते हुए सूरज की किरणें ज्यादा फायदेमंद होती हैं, यानी कि जो हमारी मॉर्निंग की जो अल्ट्रावायलेट रेड्स होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती है, जो ताजी सूर्य की किरणें होती है सुबह सुबह की, वो ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो क्या होगा, अभिकथन हमारा क्या है, गलत है। ठीक, अब रीजन क्या कह रहा है, सायकालीन वायु में आर्द्रता होती है जो गर्मी का अवशोषण कर लेती है और प्रकाश को आने नहीं देती। तो सायकाल वायु में आर्द्रता होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी का अवशोषण कर लेती है और प्रकाश को आने नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं होती। सूरज ढलता है तो जाकर के सूर्य की किरणें कम जैसे जैसे होती वैसे वैसे क्या कहते हैं, वातावरण में ठंडक बढ़ती जाती है। ठीक है, वातावरण ठंडा होता जाता है। तो रीजन भी क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ए और सही, दो ए और ए सही और आर गलत तो नहीं, क्योंकि हमारा ना ऑप्शन है ना असर्शन सही है ना ही रीजन सही है, अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए। बी क्या कह रहा है, ए गलत और आर सही, तो ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों सही, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ए और आर दोनों गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को कहा जाता है। किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान मानक को, यानी कि अभी जब बताया था नक्शे में, तो ये घर है हमारा और घर के चारों ओर हमने एक जगह छोड़ दी है जिसमें हम फ्लावर्स लगाएंगे, फ्रूट्स लगा सकते हैं, छोटी मोटी गार्डनिंग कर सकते हैं, यानी कि क्यारी वगैरह बना सकते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं उसके लिए। तो उसको क्या कहा जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है, रुकावट नहीं कहा जाएगा। संवातन वायु के आवागमन को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं कहा जाएगा। खाली स्थान नहीं, खाली स्थान भी नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा भूदृश्य। भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप, उसको भूदृश्य लैंडस्केप कहा जाएगा, जो कि किस लिए छोड़ा जाता है, घर के चारों ओर बागवानी के लिए, फूल पत्ती पेड़ पौधे ये सब चीजें लगाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी जगह
चारों ओर छोड़ दी जाती है घर के, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भूदृश्य। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवासीय इमारत के लिए नियोजन करते समय बनाई जाने वाली योजनाओं का सही अनुक्रम कीजिए। ये आवासीय इमारत यानी कि नक्शे के कौन कौन से स्टेप से होकर के हम एक आवास का निर्माण करते हैं, योजना में उसके कौन कौन से स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है तो जाकर के एक आवास का निर्माण होता है। कौन सा, पहला क्या है, फर्श योजना, फिर दूसरा क्या है, भू-आकृति योजना, सर्विस लेआउट, फिर क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, फिर क्या है, उत्थापन, फिर स्थल योजना, परिप्रेक्ष्य योजना। तो इसमें देखिए पहले करते क्या है, पहले करते हैं, हम पहले घर बनाने के लिए क्या करते हैं, जब हमें कोई भी बिल्डिंग बनानी होती तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक जगह देखते हैं कि हमें कहाँ पे प्रॉपर वहां पे बिल्डिंग बनानी है या घर का निर्माण करता है। तो इसको क्या कहते हैं, जब हम कोई भी जगह डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें उस जगह, प्रॉपर जगह पे हमको उस बिल्डिंग को बनाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइट प्लान। ठीक, उसके बाद जब हम साइट प्लान कर लेते हैं, हमने देख ली कौन सी जगह है, ठीक है, हाँ हमें उस प्रॉपर जगह पे घर बनाना है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, फ्लोर प्लान बनाएंगे। फ्लोर प्लान में क्या करते हैं, फ्लोर प्लान में ये करते हैं कि अब हमने जगह देख ली है, सब कुछ कर लिया, अब हम उसको एक पेपर पे, मतलब कि एक नक्शा तैयार करना स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन से फ्लोर पे कितने रूम्स बनाने हैं, कितने बाथरूम्स बनाने हैं, कितने बेडरूम बनाने हैं, कितने किचन बनाने हैं, उन सब पे कैसे कैसे फर्नीचर्स का अरेंजमेंट होगा, कहाँ कौन सी कबर्ड देनी, कहाँ पे सिंक देनी है, ये सारी चीजें, यानी कि हर एक फ्लोर का एक अलग अलग प्लान तैयार करना कि किसमें कितने रूम होंगे, कितने बरामदे होंगे, कितने बाथरूम होंगे, ये सारी चीजें जब डिसाइड करते हैं तो उसको हम फ्लोर प्लान कहते हैं। ठीक, अब फ्लोर प्लान करने के बाद क्या होता है, फ्लोर प्लान जब हम बना लेते हैं उसके बाद क्या आता है हमारा, फ्लोर प्लान बनाने के बाद क्या आता है, क्रॉस सेक्शनल प्लान। क्रॉस सेक्शनल प्लान, इसमें क्या होता है कि अब हमें जो हमने नक्शा बनाया हुआ है, अब हमें देखना है कि उसकी, जैसे कोई दीवार बनानी है तो उसकी कितनी नींव रखनी है, कितनी उसकी मोटाई है, कितनी ऊंचाई है, और प्लस उसमें क्या क्या चीजें, मटेरियल्स हमें इंक्लूड करने हैं, कितनी मात्रा में इंक्लूड करने हैं, ये मजबूती के लिए हमें कितनी सीमेंट, कितनी बालू, मोरंग, जो सरिया, जो भी रॉड्स वगैरह लगनी है, जो भी चीजें यूज होनी है, कंकड़ पत्थर वगैरह, वो सारी चीजें क्रॉस सेक्शनल प्लान में हम देखते हैं। ठीक, क्रॉस सेक्शनल प्लान कर लिया, उसके बाद फोर्थ स्टेप हम लोग क्या लेते हैं, फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि एलिवेशन प्लान, इसमें क्या करते हैं कि जब हम घर का एक बाह्य रूप बना के दे देते हैं, यानी कि हमारा घर अब ऐसा दिखेगा, घर का एक पेपर पे एक घर का एक बाह्य रूप जो होल्डर होता है उसको बना करके इंजीनियर दे देता है कि आपका घर ऐसा दिखेगा। अब जो होल्डर होता है उसको देख करके वो देखता है और उसको बताता है कि जो भी उसको चेंजेस कराने होते हैं वो एलिवेशन वाले प्लान में चेंजेस करा लेता है कि हाँ हमको आगे से ये नक्शा नहीं सही लग रहा है, आगे से थोड़ा दूसरे तरीके से चाहिए, या पीछे से साइड से थोड़ा दूसरे तरीके से चाहिए। तो ये सारी चीजें एलिवेशन। फिर एलिवेशन जब करा लेते हैं तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ट्राइड प्लान। ट्राइड प्लान या इसी को प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। ठीक, ये अभी बताया था ना, ट्राइड प्लान घर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को नापता है और इसी को नक्शे का चित्रात्मक दृश्य या फोटोग्राफी भी कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या क्या होता है, फिर आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी कि घर के चारों ओर जो जगह छोड़ी जाएगी वो दिखाता है। ठीक है, तो हमारे नक्शे के कौन कौन से स्टेप, मेन कौन कौन से स्टेप होते हैं, साइट प्लान, फ्लोर प्लान,
क्रॉस सेक्शनल प्लान, एलिवेशन, ट्राइड प्लान या प्रोस्पेक्टिव, लैंडस्केप प्लान। ठीक है, अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? साइट प्लान को स्थल योजना। साइट प्लान को क्या कहेंगे? साइट प्लान यानी कि स्थल योजना। ठीक, अब स्थल योजना किसमें है? पहले सबसे पहले क्या बनेगी? स्थल योजना यानी कि एक स्थान की योजना बनेगी कि कहाँ पे हमें घर बनवाना है। तो कहाँ पे स्थल योजना किसमें है? पहले 7th में पहले स्थल योजना है। कहाँ पे है ये 7th पहले है? किसमें मिल रहा है 7th पहले? ए में है, नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। फिर बी में है और किसमें है? सी में है। डी में है, नहीं है तो ये भी कट गया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे? स्थल योजना के बाद फ्लोर प्लान को कहते हैं भूमि धरातल योजना। धरातल या फर्श योजना। ठीक, धरातल या फर्श योजना। तो इसके बाद कौन सी? स्थल योजना के बाद फर्श योजना आएगी। अब फर्श योजना कहाँ है? इसमें पहले पर, यानी कि 7th नंबर के बाद कौन सा आएगा? पहला। तो इसमें दोनों में 7 के बाद क्या है? पहला है। अब उसके बाद क्या करेंगे? स्थल योजना के बाद धरातल योजना के बाद, धरातल योजना यानी कि क्रॉस सेक्शनल प्लान, इसको उसके बाद हम एक क्या करते हैं? ये तो नॉर्मल स्टेप हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शनल यानी कि उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद। इसके बाद जब धरातल योजना बना लेते तो उसका एक लेआउट तैयार कर लेते हम लोग, उसका एक पूरा खाका तैयार कर लेते कि हाँ हमें इस तरीके से काम करना है। तो इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट इसके धरातल योजना के बाद आएगा लेआउट, सर्विस लेआउट, सॉरी क्या होगा? सर्विस लेआउट तैयार करना, थर्ड। ठीक, तो किसमें है थर्ड? दोनों में है थर्ड। अब उसके बाद सर्विस लेआउट के बाद क्रॉस सेक्शनल को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ परिच्छेद। क्रॉस सेक्शनल क्या होगा? अनुप्रस्थ परिच्छेद। अनुप्रस्थ परिच्छेद। ठीक, क्रॉस सेक्शनल। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद किसमें है? 4th में। 4th किसमें है? इसमें भी 4th नंबर पे है और इसमें भी 4th नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट उसके बाद आएगा एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन को क्या कहेंगे? उत्थापन या बाह्य रूप। एलिवेशन क्या कहा जाता है? उत्थापन, या इसी को बाह्य रूप भी कहते हैं। एलिवेशन को बाह्य रूप भी कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ है उत्थापन? किस नंबर पे है? 5वें नंबर पर। ठीक, उत्थापन या बाह्य रूप 5वें नंबर पे। तो किसमें है? इसमें है। इसमें दूसरा आ रहा है पहले, भू आकृति योजना। तो भू आकृति योजना नहीं होगी, तो बी वाला ऑप्शन कट जाएगा। बी वाला ऑप्शन कट गया। अब उसके बाद क्या आएगा? 6th बचा। 6th में क्या है? परिप्रेक्ष्य योजना, यानी कि ट्राइड प्लान, प्रोस्पेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य योजना। परिप्रेक्ष्य योजना क्या आ गया? परिप्रेक्ष्य योजना। सबसे लास्ट में क्या आती है? सबसे लास्ट में आती है भू आकृति योजना, यानी कि लैंडस्केप योजना। परिप्रेक्ष्य योजना के बाद क्या आएगा? लैंडस्केप यानी कि भू आकृति योजना। तो हमारे नक्शे के जो स्टेप थे, क्या क्या आया? पहले स्थल योजना आएगी। ठीक, पहले स्थल योजना, फिर धरातल योजना, फिर क्या आएगा? स्थल योजना, धरातल योजना के बाद फिर सर्विस लेआउट आएगी, फिर अनुप्रस्थ योजना, फिर उत्थापन, फिर परिप्रेक्ष्य। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रत्यक्ष चकाचौंध एक सतह से आंखों में परावर्तित होती है, जैसे किसी कार की हेडलाइट
आपके पीछे देखने वाले शीशे में। इस अवस्था को रोकने के लिए निम्न विकल्पों को चुनिए। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, जब हम गाड़ी चलाते हैं या जाते हैं सामने से, तो हमारी आंखों पे सामने से जो एकदम से लाइट रात के टाइम पे, मोस्टली इवनिंग और नाइट के टाइम पे होता है, रात में हमारी आंखों पे अचानक से जो लाइट का जो फोकस पड़ता है, जो सामने से गाड़ी आ रही होती है, जो जिसकी वजह से हमारी आंखें कभी कभी चकाचौंध हो जाती है और इसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो इसको रोकने के लिए ऑप्शन में क्या क्या है, अप्रत्यक्ष प्रकाश वाले प्रकाश स्रोत के कोण को बदलना, यानी कि प्रकाश स्रोत के कोण को, यानी कि जो सीधे जा रहा उसको थोड़ा सा डायरेक्शन उसका मोड़ देना, थोड़ा सा झुका देना, तो ये होगा, हाँ, उसका डायरेक्शन चेंज करके भी हम डायरेक्ट आंखों पे ना पड़े उसको हम रोक सकते हैं। ठीक, फिर क्या है, शील्ड का प्रयोग करना, यानी कि आंखों के आगे जो एक ऐसी शील्ड का यूज करना जिसकी वजह से डायरेक्ट प्रकाश हमारी आंखों पे एकदम से फोकस ना कर सके, तो शील्ड का यूज भी कर सकते हैं। फिर क्या है, परावर्तक सतहों के आसपास रणनीतिक रूप से हुड, ये हुए नहीं है, इसकी जगह पर होगा हुड या वाइजर रखे जा सकते हैं। तो हुड या वाइजर क्या होता है, जो आंखों के आगे ऐसे शेड लगे होते हैं, जो हेलमेट टाइप के होते हैं, शेड वाली टोपी, शेड वगैरह, उनको यूज करना, तो हुड या वाइजर। तो ये भी हो सकते हैं, यानी कि हम अपने आंखों के आगे खोल सकते हैं, ऐसी टोपी लगा ले, ऐसा हेलमेट टाइप का लगा ले कि जिसकी वजह से एक शेड रहे, जिसकी इस कारण प्रकाश सीधे आंख में हमारे ना पड़े, तो हुड या वाइजर भी यूज कर सकते हैं। शन को पीछे देखने वाले शीशों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि शीशे को पीछे देखने वाले शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिसप्रिंट है। क्या है इस जगह पर, रात को रात, ये इस जगह क्या है, रात, यानी कि रात को पीछे देखने वाले शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि गाड़ी में हम ऐसे शीशे ना लगाए जिसकी वजह से पीछे देखने वाले शीशों का यूज ना किया जा सके, इसके समय पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी गाड़ी आ रही कौन सी नहीं आ रही, तो ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। पीछे देखने वाले शीशे पे रंगीन फिल्म लगा देना, तो ये भी नहीं होगा, कलर फिल्म नहीं लगा सकते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। किसमें मिल रहा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? ए में ही, ए में मिल रहा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्या क्या यूज होना चाहिए, अप्रत्यक्ष प्रकाश स्रोत के कोण को बदलना, शील्ड का यूज करना, फिर परावर्तक सतहों के आसपास रणनीतिक रूप से हुड या वाइजर का रखे जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दीवार और छत को हल्के रंग निष्भ्रम पेंट के साथ रंग करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है। रंग हल्का होने पर भी निष्प्रभ पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। तो क्या कह रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, दीवार और छत को हल्के रंग, निष्भ्रम कलर कौन से होते हैं, जो कि न्यूट्रल कलर्स होते हैं, यानी कि जो मैट कलर्स होते हैं, ग्रे हुआ, बादामी हुआ, लाइट ब्राउन हुआ, जो एकदम फेडेड कलर्स होते हैं वो कलर्स होते हैं। तो क्या फेडेड कलर्स को जब हम कितनी भी जगह पे यूज कर दें, क्या वो हमारी रोशनी को फैला पाएंगे? नहीं, वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए उनकी वजह से क्या होगा, दीवार और छत के हल्के रंग ये हल्के होते हैं, लेकिन इनकी वजह से करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को सोख लेते हैं। तो अभिकथन क्या हो जाएगा, अभिकथन सही है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके कलर होने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है। फिर हल्का रंग होने पर भी निष्प्रभ पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। हाँ, ये हल्के होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जो कि हमारे कमरे को छोटा ही दिखाते, बड़ा दिखाने में हेल्प नहीं करते। तो क्या हो जाएगा, कारण भी सही है। तो क्या होगा, अभिकथन और कारण हमारा दोनों ही सही है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अभिकथन और मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक, ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बे विंडो भवन की दीवार के सिरों पर बाहर की ओर खुलती है। भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। रीजन क्या कह रहा है, इसे इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए ताकि बैठने की जगह अधिक हो। बे विंडो कौन सी होती है, बे विंडो
वो विंडो होती हैं जो कि घर के बाहर एक उभरे तरीके से ऐसे बनी होती हैं। मतलब जैसे कि ये दीवार है तो इसमें ये बाहर की ओर बनी होती हैं, दीवार से बाहर की ओर निकल के तब बनी होती है। ये बे विंडो दीवार से बाहर की ओर निकल के बनी होती हैं। ये है, ये दीवार से बाहर की ओर निकली होती है बे विंडो। तो इनका क्या, बे विंडो भवन की दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती है, यानी कि इनका खुलना भी बाहर ही होता है। तो ये सही है। ठीक, इसे इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए ताकि बैठने की जगह अधिक हो। तो इसको इस दृष्टिकोण के साथ डेवलप नहीं किया गया, इसको इस दृष्टिकोण के साथ डेवलप किया गया कि ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी, यानी कि जो सनरेज है वो डायरेक्ट जब बाहर निकली रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी और जो हमारी एयर है वो ज्यादा से ज्यादा रूम में एंटर कर सके, प्रवेश कर सके। इसको इस दृष्टिकोण के साथ डेवलप किया गया था, ना कि इस दृष्टिकोण के साथ कि उसके फ्लोर को, बैठने की जगह या फ्लोर एरिया को बढ़ाया जा सके। तो ये हवा पानी के लिए और धूप के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए इसको डेवलप किया गया था। तो हमारा रीजन क्या हो गया, रीजन गलत है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, अभी कथन क्या है, सही है लेकिन कारण गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ए सही और आर गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही पे हमें मिल गया है, ए सही और आर गलत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी भवन में जब हम स्टील बीम और गार्डर का यूज कर देते हैं, यानी कि जो बीम बनाई जाती है दीवारों को मजबूत करने के लिए, उसको उसमें जब हम गार्डर वगैरह यूज कर देते हैं, स्टील वगैरह डाल देते हैं, स्टील बीम का यूज करते हैं, तो उससे होता क्या है, उसको बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती, प्लास्टरिंग नहीं, प्लास्टरिंग क्या कहलाती, जो कि सीमेंट बालू से दीवार को एक प्लेन सरफेस देने के लिए यूज किया था, उसको प्लास्टरिंग कहा जाता है। तो प्लास्टरिंग नहीं होगी। पॉइंटिंग भी नहीं होगा। बाउंडिंग, किनारे किनारे दीवार खड़ी करना, वो बाउंडिंग कहलाता है, वो बाउंडिंग भी नहीं होगी। उसको हम कहेंगे रेट्रोफिटिंग। जब किसी भवन में स्टील बीम और गार्डर डाल करके भूकंप रोधी चीजें बनाई जाती तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर के वास्तुशिल्प आकृति में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या होगा रसोई घर का वास्तुशिल्प आकृति में, वायु संचालन, नलसाजी, श्रवण गुण, BARS या फर्श। जब हम कोई भी किचन डेवलप करते हैं या कोई भी किचन बनाना चाहते हैं तो उसके मिलके लिए हम पहले कौन कौन सी क्वालिटीज देखते हैं। भाई वायु का संचालन बहुत जरूरी है, शुद्ध वायु आना, अशुद्ध वायु का जाना, यानी कि किचन की जो हीटिंग है वो बाहर जाती रहे। ठीक है, एक बैलेंस बना रहा है टेम्परेचर में, तो वायु का संचालन ये बहुत जरूरी है। फिर सेकंड क्या है, नलसाजी, यानी कि नल वगैरह, यानी कि पानी की सप्लाई वगैरह, ये होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर क्या है, श्रवण गुण, यानी कि किचन में जो श्रवण गुण, यानी कि ज्यादा आवाज बाहर ना जाए, बहुत ही ज्यादा शोरगुल ना हो, ये श्रवण गुण भी होना जरूरी है। फिर क्या आ जाएगा, BARS आएगा, BARS ये आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा ये बता रहे हैं। BARS क्यों नहीं आएगा, BARS का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब है बिहेवियरली anchored रेटिंग स्केल। ये क्या करता है, ये बिहेवियरली एंकोर्ड रेटिंग स्केल होती है। बात क्या है, बिहेवियरली एंकोर्ड रेटिंग स्केल होती है, जो कि कर्मचारियों के काम का आकलन करता है। ये क्या करता है,
ये उत्पादन के क्षेत्र में काम करता है और ये क्या करता है, कर्मचारियों के काम का आकलन करता है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती है किचन में। किचन में क्या इसकी जरूरत है, तो किचन में इसकी जरूरत नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। बार्स होना चाहिए किचन में, नहीं होना चाहिए। फर्श, फर्श हमारी पक्की मोज़ेक वाली टाइल्स वाली होनी चाहिए, ये जरूरी है, चिकनी फर्श होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, वायु संचालन होना चाहिए, श्रवण गुण होना चाहिए, नलसाजी होनी चाहिए, फर्श होनी चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन में है, क्या क्या है, 1, किसमें किसमें 1 है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, काट दो तुरंत। फिर 2, किसमें 2 है, 3 किसमें है, 1 3, हाँ पहले तो जिसमें 4 है उसको काटो, किसमें किसमें 4 है, इसमें 4 है, इसको काट दो, इसमें 4 है। फिर ए में देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 2 है, यानी कि वायु संचालन, श्रवण गुण, नलसाजी, फर्श, ये सारी चीजें हमें एक किचन के वास्तुशिल्प आकृति में इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीवारों की फुटिंग क्या कहलाती है, ठीक है। फुटिंग क्या होता है, फुटिंग यानी कि पिलर बनाना, यानी कि पिलर बनाना। दीवारों में जो आजकल जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो मोस्टली बिल्डिंग्स पिलर पे डिपेंड होती, पिलर पे ही बनाई जाती हैं, यानी कि एक जो एरिया होता है उस पे पिलर दे दिए जाते हैं, जगह जगह एक पिलर दे दिए जाते हैं, उसके बाद फिर जा करके उनके बीच बीच में दीवारें बना करके जो एरिया होता है उसको कवर अप किया जाता है, जो जैसे रूम है, बरामदा है, इन सबको बनाया जाता है। तो ये पिलर दे दिए जाते हैं, ठीक, जगह जगह पिलर दे दिए जाते हैं। तो दीवारों की फुटिंग क्या है, यानी कि पिलर बनाना, ठीक, जो पिलर्स बनते हैं उनको दीवारों की फुटिंग कहते हैं। यानी अब ये क्या कहलाती है, क्या ये बेसमेंट कहलाएगी, बेसमेंट यानी कि जो घर के नीचे जो दूसरा घर बनता है, नीचे जमीन के तह के अंदर बनता है, जो धरती के अंदर बनता है उसको बेसमेंट कहते हैं। तो बेसमेंट होगा ये, नहीं। फाउंडेशन होना चाहिए, जो नींव खोदी जाती है, जिसमें ईंट मतलब नींव खोद करके जो दीवार बनाई जाती है, नींव भी नहीं होगा। फ्लोरिंग यानी कि फर्श, एक एक फ्लोर बनाना, ये होगा नहीं, इसको कहेंगे प्लिंथ बीम, इसको प्लिंथ बीम कहते हैं। प्लिंथ बीम में होता क्या है, प्लिंथ बीम में हम पिलर खड़े करने के लिए रॉड्स लगाते हैं, सरिया लगाते हैं और उनको बांध देते हैं, यानी कि जो लोहे की रॉड्स होती है उनको बांध करके हम उनकी फुटिंग करते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो हमारा जो मटेरियल होता है सीमेंट बालू का, उसको हम भरते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये प्लिंथ बीम होती। इससे क्या होता है, इससे हमारी दीवारों में दरार नहीं आती है, नमी नहीं आती है और दीवारें पक्की भी होती हैं, ठीक है। तो ये प्लिंथ बीम है, दीवारों की फुटिंग क्या कहलाती है, प्लिंथ बीम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर सही होगा, आंसर नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमरे के भीतर किसी बिंदु पर दिन के प्रकाश का गुण है, मतलब कोई रूम ऐसा है जहां पे दिन में प्रकाश पड़ रहा है, दिन में सूर्य की रोशनी आ रही है। अब उस गुण को क्या कहेंगे, लक्स कहेंगे, नहीं। चौंध कहेंगे, यानी कि ग्लेयर कहेंगे, कहने की चीज है, नहीं, ग्लेयर भी नहीं कहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की तीव्रता, यानी कि जब किसी कमरे में प्रकाश पड़ रहा है तो वो कितनी तीव्रता से पड़ रहा है, कितनी तेजी से पड़ रहा है, उसकी जो डेंसिटी है उसको नापने के लिए उसको क्या कहेंगे, प्रकाश की तीव्रता, यानी कि कितनी तीव्रता से दिन में किसी भी कमरे में प्रकाश पड़ने की, तेज है, धीमा है, मध्यम है, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, प्रकाश की तीव्रता। चमक नहीं कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। क्या कहलाएगी, प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या क्या सामंजस्य यानी कि हार्मनी के लिए हार्मनी के सिद्धांत के पहलू हैं, ठीक। हार्मनी, सामंजस्य यानी कि अनुरूपता, हार्मनी यानी कि अनुरूपता। तो ये कहां से लिया गया है, ये कला के सिद्धांत से लिया गया है। कला के सिद्धांत क्या क्या है, कौन कौन से हैं, पहला अनुरूपता, फिर संतुलन,
दबाव, अनुपात और लय। कितने सिद्धांत है कला के? 5 सिद्धांत हैं। अनुरूपता, संतुलन, दबाव, अनुपात और लय। कला के कितने सिद्धांत है? 5 सिद्धांत है। अनुरूपता यानी कि हार्मनी, संतुलन यानी कि बैलेंस, दबाव यानी कि फोर्स, फोकस करना, उसके बाद फिर अनुपात, अनुपात यानी कि अनुपात का मतलब है प्रपोर्शन, लय यानी कि रिदम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या क्या सामंजस्य हार्मोनी के सिद्धांत के पहलू हैं, यानी कि हार्मनी किस चीज से क्रिएट होती है। अनुरूपता क्या कहलाती है? अनुरूपता क्या कहलाता है? अनुरूपता जो कला के तत्व होते हैं, कला के तत्व होते हैं उनमें अनुरूपता क्या कहलाता है? कला के तत्वों में एकता कहलाता है। अनुरूपता क्या होती है? कला के तत्वों में एकता। कला के तत्वों में एकता, ये एकता बताती है, यानी कि सारे तत्वों में एक एकता होनी चाहिए। ठीक है, तो कला के तत्व कौन कौन से? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने संतुलन तो देख लिया, मतलब जो सिद्धांत है ये तो पता है आपको कि सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब कला के तत्व यहां देख लेते हैं। कला के तत्व रेखा, आकार, रंग, प्रकाश, खाली स्थान, रेखा, आकार, रंग, प्रकाश, खाली स्थान और क्या होगा? बनावट और पोत। पोत ये क्या है? ये कला के तत्व हैं जो कि कितने हैं? 7। रेखा, आकार, रंग, प्रकाश, खाली स्थान, बनावट और पोत। और इन्हीं में एकता को अनुरूपता कहते हैं। अनुरूपता किसे कहते हैं? इन्हीं तत्वों में अनुरूपता को कहते हैं। तो क्या क्या जाएगा? पहले तो देखो क्या है? रेखा है, माप है, संरचना है, विचार है। विचार भी आ जाता है कला के तत्वों में ही। कभी कभी कला के तत्वों को 7 की जगह पर 8 भी गिना जाता है, तो कला के तत्वों में ही विचार भी आ जाता है। ठीक है, फिर क्या? हाँ, विचार है, रंग है, समानुपात है। तो समानुपात और प्रपोर्शन क्या है? ये कला का तत्व है, ये कला का तत्व नहीं, ये सिद्धांत है। तो ई वाला ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब जिसमें जिसमें ई है वो ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे। किसमें किसमें ई है? ऑप्शन नंबर ए में ई है, तो ए कैंसिल हो गया क्योंकि सिद्धांत नहीं आएगा। समानुपात, अनुपात, प्रपोर्शन ये सिद्धांत होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर किसमें ई है? बी वाले में ई है, तो ये भी कट गया। फिर किसमें है ई? देखिए डी वाले में भी ई है, ए सी डी ई एफ, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या? बचा है सी, यानी कि ए, बी, सी, डी और ई या एफ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, रेखा और आकार, माप, संरचना, विचार, रंग, ये सब क्या करेंगे? ये सब क्या है? सामंजस्य के पहलू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? सी। अच्छा, कर लेने दो, आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आकर्षक आवश्यक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन है गलत। अवर्णक रंग योजना, ये है अवर्णक रंग योजना। अवर्णक यानी कि न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल यानी कि कोई भी कलर जिसमें रंग नहीं होता है। ठीक है, अवर्णक रंग योजना में संयोजन में किसका किसका यूज होगा? तो विपरीत कलर, इसमें
आमने सामने के रंगों का यूज होता है तो ये नहीं होगा, इसमें लाल, हरा, नीला, पीला इस तरीके के कलर आएंगे तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये कलर है, रंग है। फिर प्राथमिक रंग योजना, इसमें तो रेड, ब्लू और येलो ये हमारे प्राथमिक रंग है तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये वर्णक कलर है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गौड़ रंग यानी कि सेकेंडरी, जो कि दो प्राइमरी कलर्स के मिलने से बनता है सेकेंडरी रंग, तो इसमें रेड ब्लू मिलाएंगे, ब्लू येलो मिलाएंगे तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब क्या है, वर्णक रंग है। फिर कौन से उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण वैल्यू वेरिएशन ऑफ न्यूट्रल कलर्स, यानी कि अवर्णक रंग योजना में किस रंग योजना का इस्तेमाल करेंगे, जो कि न्यूट्रल कलर्स हैं, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ये सब चीजें जो होते हैं, ये जो कलर्स होते हैं ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं, इनका यूज करेंगे, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण करेंगे अवर्णक रंग योजना में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अभिकथन और तर्क का है ये भी, चलिए देखते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के रंग की तुलना में पके हुए तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होती है। फिर कथन तर्क क्या कह रहा है, सामान्य मूल पर जैसे कि तरबूज के रंग हमेशा अपने शुद्ध रूप में होते हैं और इस प्रकार पूर्ण तीव्रता वाले रंग होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के रंग की तुलना में पके हुए तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होती है। भाई पका हुआ तरबूज एकदम लाल होता है तो स्ट्रॉबेरी जो होती है उसकी आइसक्रीम कैसी, लाइट पिंक कलर की होती है, लेकिन जो पका हुआ तरबूज होता है उसकी रंग की शक्ति अधिक होती, तो हमारा अभिकथन सही है। नेक्स्ट कथन तर्क क्या कह रहा है, सामान्य मूल पर जैसे कि तरबूज के रंग हमेशा अपने शुद्ध रूप में होते हैं और इस प्रकार पूर्ण तीव्रता वाले रंग होते हैं। हाँ, तो तरबूज के जो रंग होते हैं वो अपने शुद्ध रूप में ही होते हैं और उनकी तीव्रता भी ज्यादा होती है। तो जो हमारा तर्क है ये भी बिल्कुल सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसी वजह से जो पके हुए तरबूज की आइसक्रीम होगी उसकी शक्ति ज्यादा होगी क्योंकि वो क्या करता है, तो क्या कहता है, पूर्ण तीव्रता वाले रंग होते हैं क्योंकि तरबूज का जो रंग होता है वो एकदम शुद्ध रूप में होता है और पूर्ण तीव्रता वाला होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों ही सही है। ए सही परंतु आर गलत, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बी वाला क्या कह रहा है, ए गलत परंतु आर सही, ये भी गलत हो जाएगा। फिर सी क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। और डी क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा, ए और आर दोनों सही है क्योंकि तरबूज क्या कहता है, उसकी तीव्रता भी अच्छी होती है, तेज होती है स्ट्रॉबेरी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में, और क्या करता है, और इसीलिए होती क्योंकि वो क्या करता है, उसका रंग क्या होता है, एकदम शुद्धतम रूप में होता है। तो इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुष्क नील लोहित क्वार्टरनरी पर्पल है। नील लोहित, चतुष्क नील लोहित क्वार्टरनरी पर्पल है। अब क्वार्टरनरी कलर कौन से होते हैं, पहले तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर आ जाएगा कौन सा, इंटरमीडिएट, फिर कौन सा, टेरिटरी, फिर क्वार्टरनरी। ठीक, ये 5 भागों में इनको बांटा गया है। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, रेड, ब्लू और येलो, ठीक है, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, एक प्राइमरी प्लस प्राइमरी को मिला करके सेकेंडरी कलर बनता है, ठीक है, यानी कि रेड, ब्लू और ब्लू, येलो, इनको मिला करके जो कलर बनेगा उसको सेकेंडरी कलर कहेंगे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कलर क्या होता है, एक प्राइमरी
सेकेंडरी लेते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट, फिर इनसे जो कलर बनता है उसको हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। टेरिटरी में क्या करते हैं, एक सेकेंडरी लेते हैं, एक सेकेंडरी प्लस एक सेकेंडरी, यानी कि दोनों ही द्वितीयक रंगों को हम लेते हैं, यानी दोनों ही मध्यवर्ती रंगों को हम लेते हैं। फिर क्वार्टरनरी में क्या करते हैं, एक तृतीयक, एक टेरिटरी प्लस एक टेरिटरी लेकर के, यानी कि दो तृतीयक रंगों को मिला करके क्वार्टरनरी कलर्स बनते हैं। तो जो दो तृतीयक रंग मिलाए जाएंगे, तृतीयक रंग मिला करके, तो इसमें देखिए किसमें किसमें दो तृतीयक, और तृतीयक कौन से, जिसमें नीलो लोहित क्वार्टरनरी पर्पल बने। तो पर्पल किससे बनता है, पर्पल हमेशा ये हमारी जैसे रेड ब्लू येलो, रेड और ब्लू को मिला करके वॉयलेट बनता है। पर्पल किससे बनता है, रेड और ब्लू को मिला करके बनता है। और उसमें भी क्वार्टरनरी में क्या है, क्वार्टरनरी में जो तृतीयक नीला, तृतीयक नीला और तृतीयक लाल मिलाया जाएगा, उसको मिला करके ही क्वार्टरनरी पर्पल बनेगा, यानी कि टेरिटरी रेड एंड टेरिटरी ब्लू को मिक्स करके ही क्वार्टरनरी पर्पल का जो क्या कहते हैं निर्माण होगा। तो इसमें क्या है, 2R 2B, तो ये सेकेंडरी, ये 2 और 3 का मतलब है 2 3, और इसका मतलब है सेकेंडरी और टेरिटरी, ठीक है। तो क्या सेकेंडरी 2R और 2B और 2Y को मिला करके बनेगा, नहीं बनेगा। फिर 3B और 3Y, तो ब्लू और येलो को मिला करके बनेगा, नहीं, रेड लास्ट में है, तो रेड मिलेगा, बट लेकिन ब्लू और रेड बिल्कुल पास में ज्यादा मात्रा में होने चाहिए। फिर क्या है, 3R एंड 3B 2Y, 3R 3B एंड 2Y। फिर नीचे D में क्या है, 3Y 3R और 2B येलो, इसमें 3Y आ रहा है, 3Y यानी कि येलो की मात्रा ज्यादा होना। तो येलो की मात्रा ज्यादा होगी तो नहीं, जबकि पहले क्या मिलने चाहिए, और इसमें 2B है, तो ये नहीं होगा। क्या होगा, टेरिटरी रेड और टेरिटरी B, यानी कि 3R और 3B को मिक्स करेंगे और प्लस उसमें 2Y जो सेकेंडरी येलो है उसको मिक्स करेंगे, तब जा करके क्वार्टरनरी पर्पल का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट कौन सा, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर C इज राइट, यानी कि 3R प्लस 3B प्लस 2Y, ये क्वार्टरनरी पर्पल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है, यानी कि सूची है। ट्राइड कलर, संपूरक रंग, मोनोक्रोमैटिक यानी कि एक वर्णीय, एनालॉगस यानी कि सदृश। अब हम लोग पहले देखते हैं सबसे इजी वाला, कौन सा, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक हमने क्या बताया था, एक ही कलर का लाइट से डार्केस्ट शेड और डार्क से लाइटेस्ट शेड, यानी कि जैसे कि ब्लू है तो उसका ब्लू से स्काई ब्लू तक का शेड, रेड है तो उसका रेड से पिंक तक का, और या पिंक से रेड तक का शेड लेते हैं, यानी कि एक ही रंग का लेते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या होगा, मोनोक्रोमैटिक में कहा लाल और हरा, ये मोनोक्रोमैटिक में एक ही रंग आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड वाले में नीला, नीला सिलेटी, अब नीला सिलेटी ये क्या है, ये एक ही रंग के शेड है, ये एक ही रंग का शेड है, तो नीला और नीला सिलेटी इसका ये होगा, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक। फिर एनालॉगस में क्या होता है, क्या बताया था, एक ही रंग के अगल बगल वाले रंगों को लेते हैं। एनालॉगस में क्या करते हैं, इसमें एक ही रंग के अगल बगल वाले रंगों को लेते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पीला और हरा। पीला और हरा क्या होंगे, एक ही रंग के। अब देखें, अगर हम कलर व्हील बनाते हैं तो रेड, ब्लू और ये येलो, ठीक। अब सेकेंडरी में क्या, रेड ब्लू, यहाँ पे वॉयलेट आ जाएगा, ब्लू और येलो मिलकर यहाँ ग्रीन आ जाएगा, और यहाँ पे रेड और वाई मिलकर के रेड एंड वाई मिलकर के ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनालॉगस में आसपास के रंगों को लेते हैं, तो वाई के पास, येलो के पास क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है ना, येलो के पास ग्रीन आ रहा है, तो पीला और हरा क्या हो जाएगा, एनालॉगस आ जाएगा। तो किसमें किसमें मिल रहा है, सी का 2 और डी का 3, किसमें मिल रहा है, सी का 2 और डी का 3, देखिए किसमें मिल रहा है, बी वाले में, यानी कि कौन सा ऑप्शन कट गया हमारा, ए वाला कट गया पूरी तरीके से, सी वाला भी कट गया और डी वाला भी कट गया, बचा हमारा क्या, बी वाला। अब बी में हम लोग सारे ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं, ए का 4 आ रहा है, यानी कि ट्राइड कलर में
पीला, नीला और लाल, जो कलर एक कलर व्हील में त्रिकोण की संरचना बनाते हैं, ट्रायंगल शेप बनाते हैं, उनको ट्राइड कलर कहते हैं। यानी कि पीला, पीला, नीला और लाल, ये हमारे कलर व्हील में त्रिकोण की संरचना पे स्थित रहते हैं। ठीक है, इसको ट्राइड कलर कहते हैं, पीला, नीला और लाल। तो ये ट्राइड कलर हो गए। फिर क्या है, संपूरक रंग योजना। संपूरक में क्या था, एक कलर चक्र में आमने सामने के रंगों को लिया जाता है, यानी कि रेड और ग्रीन, ये बिल्कुल आमने सामने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक सामने के रंगों को लिया जाता, तो कौन सा जाएगा संपूरक में, हरा और लाल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रह रूपरेखा का निम्नलिखित कौन सा प्रकार द्विआयामी होता है। द्विआयामी कौन सा होता है, कौन कौन से द्विआयामी होते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन से जो क्या कहते हैं प्लान पढ़ा था, ये जो नक्शा पढ़ा था, उसमें द्विआयामी यानी कि 2 डायमेंशियल, यानी कि आमने सामने से देख करके उसको कैसे देखा जा सकता है, उसको देखना। ठीक है, तो फ्लोर प्लान ये भी 2 आयामी था। पहले हम लोग देख लेते कि कौन सा नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं द्विआयामी। तो सेक्शन रूपरेखा ये होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव, हिंदी है, इंग्लिश वाला नहीं था। ठीक है, अब इसमें पर्सपेक्टिव यानी कि ये ट्राइड वाला है, इसे ट्राइड प्लान कहते हैं। ट्राइड प्लान में क्या था, लंबाई, चौड़ाई और गहराई को देखते हैं और गहराई नापते हैं, गहराई दिखाते बताते हैं कि घर हमारा कितना लंबाई, कितना चौड़ाई, कितना गहरा है, इसको ट्राइड में बताते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टिव, तो ये क्या हो गया, ये तो 3 डायमेंशियल हो गया ना, ये 3 डायमेंशियल हो गया, ये 3D हो गया। 2 डायमेंशियल में क्या करते हैं, 2D में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को बताते हैं, लंबाई और चौड़ाई को बताते हैं। ठीक, तो ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। तो अब देखते हैं बी वाला किसमें है, उसको हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। ए में बी है, कट गया, बी में बी है, ये भी कट गया। ठीक, अब देखते हैं कौन सा बचा हमारे पास, सी और डी। तो ए तो होगा ही हमारा, सी भी होगा। उत्तोलन यानी कि एलिवेशन, एलिवेशन में क्या होता है, घर बनने के बाद कैसा दिखेगा उसका बाह्य रूप। घर का बाह्य रूप जो होता है कि हमारा घर बाहर से कैसा दिखने में लगे, बनने के बाद लगेगा, उसको हम एलिवेशन या उत्तोलन रूपरेखा कहते हैं। तो ये तो होगा ही, क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई उसको बता रहा है कि एक फ्लैट सरफेस पे दे रहा है। एक सेक्शन रूपरेखा, सेक्शन रूपरेखा भी लंबाई चौड़ाई नहीं आएगा, मतलब 2 डायमेंशन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नींव कितनी है, दीवार कितनी मोटी होनी है, इसमें जो मटेरियल थिंग्स डाल रहे हैं वो कितने डाल रहे हैं, बालू, मोरंग, मिट्टी, ये सब कितनी है, मतलब हम अपने घर को मजबूती देने के लिए उसमें क्या क्या मटेरियल्स डाल रहे हैं, क्या क्या रोल्स ऐड कर रहे हैं, उसको हम सेक्शन रूपरेखा में करते हैं। तो ये भी आ जाएगा। भूदृश्य, लैंडस्केप, ये 3 डायमेंशन होता है, क्योंकि ये गार्डनिंग का वो करता है। ये क्या है, घर के चारों ओर एक जगह देता है जिसमें कि क्या कहते हैं, फूल, पेड़, पौधे, ये सारी चीजें एक तरीके से गार्डनिंग करने की जगह को प्रोवाइड करता है। तो ये 3D में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। भूदृश्य लैंडस्केप नहीं होगा, तो होगा क्या, ए, सी और डी। फ्लोर रूपरेखा प्लान, फिर क्या, उत्तोलन एलिवेशन रूपरेखा, फिर सेक्शन रूपरेखा, किसमें किसमें है, ए, सी और डी। सी वाले ऑप्शन में है, डी कट गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हमारे 25 क्वेश्चन आज यही कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।